हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कनाडा बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कनाडा बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है। और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म को आप ब्लू कलर पेन से भी फिलअप कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो ब्लैक कलर पेन से भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस से कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। सेंट्रल KYC नंबर खाली रख देना है। अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ है तो यहाँ पे स्टाफ पे टिक कर देना है और आपको यहाँ पे स्टाफ नंबर या फिर PF नंबर लिख देना है। और अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ नहीं है तो इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में नॉर्मल के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो नाम आपके आईडी में है। पहले आपको फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर लिखना है, जैसे कि मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, तो जो भी आपका स्टेटस है उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम लिखना होगा। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तो अगर आप चाहे तो फादर नेम, मदर नेम या फिर स्पाउस नेम। स्पाउस नेम मतलब यानी अगर आप चाहे तो अपना हस्बैंड का नाम या फिर अगर आप चाहे तो अपना वाइफ का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आपके फैमिली में कितना जन आपके ऊपर डिपेंड है वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आप शिक्षित है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप शिक्षित अगर नहीं है तब यहाँ पे आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा। और अगर आप नो के ऊपर अगर टिक करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा। और आपके गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखते हैं तब यहाँ पे आपको फादर लिख देना है। लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है या अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब इसे आपको खाली रख देना है। नेशनलिटी पे इंडियन के ऊपर टिक करना है। कंट्री नेम में इंडिया लिखना है और सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप यानी आप किस तरह का काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप सर्विस में है या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप अदर प्रोफेशन में है या फिर अगर आप हाउस वाइफ या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा। उसके बाद एनुअल इनकम यानी आपका सालाना इनकम कितना है अप्रोक्स यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका नेटवर्थ यानी आपका कुल संपत्ति कितना है वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। आपका रिलीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप दूसरा किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तब यहाँ पे आपको अदर के ऊपर टिक करके आपका रिलीजन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप OBC, ST, SC अगर है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। नहीं तो आपको यहाँ पे जनरल के ऊपर टिक करना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी अगर आपका डिसेबिलिटी है किसी भी तरह का तब यस के ऊपर टिक करना है। किस तरह का आपका डिसेबिलिटी है, जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड पर्सन या फिर अगर आप डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उसके ऊपर आपको टिक करना है। लेकिन अगर आप नो के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप डिसेबल पर्सन अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। और अगर आप शिक्षित अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको इलिटरेट के ऊपर टिक करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी आप किस तरह का कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। कंपनी में आपका क्या रोल है या फिर आपका प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तब आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज है या फिर अगर आप मिलिट्री ऑफिशियल है या फिर अगर आप इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल है तब यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन के ऊपर टिक कर देना है। या फिर अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है यानी अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन से अगर किसी भी तरह का रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन के ऊपर टिक कर देना है। या फिर अगर आप दोनों कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तब यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड, जैसे कि आपको यहाँ पे IN लिख देना है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इंडिया के लिए आपको यहाँ पे IN लिख देना है।
उसके बाद बताया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तब सिंपली आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर अकाउंट में देना चाहते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका घर का या फिर ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर टिक कर दिया है और डॉक्यूमेंट नंबर में आधार नंबर लिख दिया है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर टिक करके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। और आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आधार कार्ड इशू होता है UIDAI से, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अगर पासपोर्ट के ऊपर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। उसके बाद इस पेज में और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स लिखना है। जैसे कि अगर आप करंट एड्रेस में रहते हैं, करंट एड्रेस का मतलब है कि अगर आपका घर अगर दूसरे जगह में है, अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर दूसरे जगह का एड्रेस है और अगर आप करंटली अगर दूसरे जगह में रहते हैं तब यहाँ पे आपको करंट एड्रेस लिखना होगा। करंट एड्रेस में वो एड्रेस लिखना होगा जहाँ पे आप प्रेजेंटली रहते हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर आपका घर जिस जगह पे है उसी जगह पे आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस है, और अगर आप फिलहाल सेम एड्रेस में रहते हैं तब यहाँ पे आपको परमानेंट के ऊपर टिक करना है। और अगर आपका इंडिया का बाहर अगर ओवरसीज एड्रेस है और आपके डॉक्यूमेंट में अगर ओवरसीज एड्रेस है तो ओवरसीज के ऊपर टिक करके आपको यहाँ पे ओवरसीज एड्रेस देना होगा। तो जैसे कि मेरा परमानेंट जो एड्रेस है, जिस एड्रेस में मैं रहता हूँ, और मेरा डॉक्यूमेंट भी जिस एड्रेस में है वही एड्रेस में देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस टाइप आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे कि अगर आपका घर और बिजनेस अगर दोनों एक ही जगह पे है तब यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल और बिजनेस के ऊपर टिक करना है। अगर आपका सिर्फ घर का एड्रेस आप देना चाहते हैं तब रेसिडेंशियल के ऊपर टिक करना है। अगर आप बिजनेस एड्रेस देना चाहते हैं तब बिजनेस के ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आप देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि मैं घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद आपको प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। साथ में आपको सिटी और विलेज या फिर स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर और कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे वापस बताया गया है कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको सिंपली टिक करना है और वापस से आपको एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, वही एड्रेस में मैं रहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट और करंट एड्रेस के ऊपर टिक कर दिया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है और फिलहाल आप दूसरे किसी जगह में अगर रहते हैं तब यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है अगर आप वही एड्रेस ऊपर लिखे हैं तब इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, जैसे कि इससे पहले वाले पेज में मैंने आधार कार्ड दिया था, मेरे डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है और ऊपर जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों एड्रेस अगर अलग है तब एडिशनल तौर पे यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट मुझे देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल, PPO या फिर म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे टिक करना होगा और डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है और यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है अगर वही एड्रेस आप ऊपर लिखा है तब इसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पे OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप कॉन्सेंट देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो यहाँ पे गम से अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बैंक के रूल्स के अनुसार जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस की जगह में विलेज या फिर सिटी नेम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को ऑफिस यूज के लिए दिया गया है, इसे आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। इस पोर्शन को ऑफिस यूज के लिए दिया गया है, इस पोर्शन को भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट, तो ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट का ही टाइप है। उसके बाद करंट अकाउंट का भी टाइप दिया गया है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म के साथ फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि मुझे सिंपली इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी आपके सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं, अगर आप अपने खुद के नाम पे ओपन करना चाहते हैं और आपका सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है।
उसके बाद एटीएम या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप डेबिट कार्ड अगर नहीं लेना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे नो के ऊपर टिक करना होगा। और अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तभी आपको सेकंड एप्लीकेंट में आपको येस के ऊपर टिक करना है, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको अपना एक्चुअल नाम लिखना होगा। यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वही नाम आपके डेबिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, रुपए एक इंडियन वेरिएंट है और रुपए कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वीजा या फिर मास्टर कार्ड से कम है, तो अगर आप चाहे तो रुपए कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट से रिलेटेड कई सारे सुविधाएं यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तब येस के ऊपर टिक करना है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड, ई स्टेटमेंट, तो जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, जो भी सुविधा आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो सभी ऑप्शन के ऊपर येस के ऊपर टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद इस पेज में बाकी जो ऑप्शन दिया गया है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया गया है, जैसे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर ऑटो स्वीप या फिर रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद इस पेज में कुछ और फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। इस पेज में आपको नॉमिनी का डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आप आपके अकाउंट के लिए अगर किसी को नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक करना होगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, या फिर अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तभी आपको सेकंड एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। तो जैसे कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे टिक भी नहीं करना है और मुझे यहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं करना है। तो आप भी अगर अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना होगा और ब्रांच एड्रेस भी लिखना होगा, यानी आपका ब्रांच किस एड्रेस में है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने पासबुक में अगर अपने नॉमिनी का नाम अगर प्रिंट रखना चाहते हैं यानी प्रिंटेड करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से अगर आप अपना नॉमिनी का नाम अपने पासबुक में अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तभी इसे आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, अगर आप इस फॉर्म के साथ अगर टर्म डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं तब वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी में पहले आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद नॉमिनी का एज कितना है वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। तो पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिख देना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आप शिक्षित नहीं है और अगर आप थंब इंप्रेशन देते हैं यानी अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर अगर नहीं करते हैं तब दो व्यक्ति को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। तो पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद जो भी विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ठीक इसी तरह से आपको सेकंड विटनेस का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा और प्लेस की जगह में आपको सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको सिंपली सिग्नेचर करना होगा या फिर अगर आप चाहते हो थंब इंप्रेशन दे सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट के लिए सेकंड एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद प्लेस की जगह में आपको सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है, या फिर से आपको डेट लिखना है और इस पोर्शन को आपको कंप्लीटली खाली रख देना है जो कि ऑफिस उसके लिए दिया गया है। इस पेज में कुछ और फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है आपके सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड, तो इसे कंप्लीटली आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते तो अगर आप चाहते तो थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेंट के लिए यानी जॉइंट अकाउंट के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंगल अकाउंट के लिए आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स यहाँ पे ऑफिस उसके लिए दिया गया है, इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद इस पेज में सेविंग्स बैंक अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिए गए हैं, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है और इस पेज में आपको कुछ फिलअप नहीं करना होगा। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, कैनरा बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना मैंडेटरी है। साथ में आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब उस सिचुएशन में फॉर्म 60 आपको बैंक में सबमिट करना होगा। और इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एज क्या है, अगर आप माइनर है, जनरल सिटीजन है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है, वो डिपेंड करता है। आप कौन सा एरिया में रहते हैं, जैसे कि अगर आप मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं,
आप किस तरह का सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी बहुत तरह का सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, आपका अकाउंट टाइप क्या होगा, तो वो भी डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट रहना जरूरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अकाउंट ओपन करने के लिए इनिशियल कितना अमाउंट लगेगा, आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।